ऐसे भाव है कि समाज सेवा करनी चाहिए, इस तरीके से समिति का एक गठन करना चाहिए और एक सेवा करनी चाहिए, ऐसा कुछ विचार या परिवार से कुछ आपको परिवार के पापा से कुछ विचार ऐसे मिले हों, किस तरीके से आपने शुरुआत की? कोई दुखी परेशान हो रहा हो वहाँ हम छोटी सी मदद कर दें, करते हम नहीं हैं, ईश्वर हमारे माध्यम से करवाने चाहते हैं, इसलिए हमारे को ये विचार आता है। ये कहा जाता है कि आप पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं, पूरी समिति को चलाने वाले आप हैं, तो क्या कहेंगे इससे? जिसमें कोई पर्दे की परिभाषा हमारी है नहीं कि हम आगे रहें या पीछे रहें, सेवा का कार्य है और सेवा ही संतुष्टि। पारस भैया, आप समाज सेवा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कभी कि राजनीति भी आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ आपके मन में विचार कभी आए हैं क्या? लेकिन वर्तमान काल में तो ऐसा लगता नहीं है कि राजनीति का स्वरूप काफ़ी बदल गया है, तो व्यवहारिक रूप से मैं अभी तो राजनीति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी का खास कार्यक्रम फेस टू फेस में लगातार हम सामाजिक लेवल पर और साथ ही अगर बात किया है तो राजनीतिक लेवल पर लगातार उन लोगों से बात कर रहे हैं और उन युवाओं से बात कर रहे हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, तमाम संगठन हो या पॉलिटिक्स हो। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हम लगातार संवाद करते जा रहे हैं और आप तक हर एक अपडेट पहुँचाता है किस तरीके से युवा लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। हम इस वक्त जो है अन्नपूर्णा सेवा न्याय समिति के वहाँ मौजूद है, जहाँ पर जो सेवा की जाती है। जिस तरह की तस्वीर मैं आपको बताऊं कि भोजन पहले यहाँ पर तैयार होता है, उसके बाद आम जनता तक भोजन पहुँचाया जाता है, जो लगातार पिछले लंबे समय से ये काम किया जा रहा है। इस काम को किस तरीके से किया जाता है, इस पूरे समाज सेवा पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पारस जी सखरावत। उनसे बात करेंगे कि कितने समय से यहाँ पर जो है समाज सेवा की जा रही है। पारस जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। नमस्कार नवीन भाई, धन्यवाद आपका। पारस जी, अगर बात की जाए तो कितने लंबे समय से ये अन्नपूर्णा सेवा न्याय समिति के तहत जो है जनसेवा की जा रही है? अन्नपूर्णा सेवा न्यास की शुरुआत लॉकडाउन में हुई थी नवीन भैया। जब लॉकडाउन में हमें पता चला कि कई सारे परिवार ऐसे हैं जहां राशन की संकट है, अचानक से कर्फ्यू और लॉकडाउन की परिस्थितियां बनी, लोग बेरोजगार हो गए। हमें महसूस हुआ कि ज़रूरत तो सबको है लेकिन कहीं से पता नहीं चल पा रहा है, तो हमने उन लोगों तक पहुँचे। हमने पूरे लॉकडाउन पीरियड में लगभग 6,500-7 हज़ार के करीब राशन किट वितरित किए, वो भी बहुत कम दाम पे। लगभग 400 रुपये की सामग्री हमने 200 रुपये में उपलब्ध कराई, जो उन लोगों के लिए जो चाहते थे कि हमें मुफ्त में नहीं लेना लेकिन कहीं से कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, उनका अपना स्वाभिमान बना रहे, उनके सम्मान की रक्षा हो सके और उनको सही चीज़ कम कीमत पे उपलब्ध हो सके। इस विचारधारा के साथ हमने अन्नपूर्णा सेवा समिति की शुरुआत की। कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जो समय अच्छा आया, तो जहां हम लोगों की एक संस्था बनी, संगठन बने, कई सारे सदस्य बने, तो हमारे मन में आया कि सेवा की इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाएं। सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने एक मेडिकल स्टोर शुरू किया, जो आज अन्नपूर्णा मेडिकल के नाम से जाना जाता है, शिक्षक नगर में, शिक्षक सहकार भवन के पास में। वहाँ पर हमने दवाइयों की व्यवस्था आमजन के लिए की है, जहाँ नो प्रॉफिट, MRP से 20 से 90% तक का डिस्काउंट वहाँ पे दवाइयों पे उपलब्ध होता है। बहुत सामान्य से जो हमें कैश डिस्काउंट जैसा कुछ मिलता है, उससे वहाँ पे हमारे ऑपरेटिव एक्सपेंसेस निकलते हैं, वो एक सुविधा। उसके बाद हमने फिर एक अन्नपूर्णा चिकित्सालय प्रारंभ किया, जहाँ पे मात्र 80 रुपये में MBBS डॉक्टर जन सामान्य के इलाज के लिए तत्पर रहते हैं। तो आपको सामान्य बीमारियाँ, मौसमी बीमारियाँ, इन सभी का इलाज वहाँ पर सिर्फ 80 रुपये में हो सकता है। उसके बाद फॉलोअप में 10 दिन के लिए वो भी फ्री होता है। सभी लोग, काफ़ी लोग वहाँ पे लाभ भी लेते हैं। फिर इसी सेवा के प्रकल्प में हमारे एक सुझाव आया कि कई सारे अस्पताल नीमच में हैं जहाँ बाहर के लोग आते हैं, और जब घर से कोई आता है तो मरीज के साथ आता है, उसे पता नहीं होता है कि वहाँ क्या व्यवस्था होंगी। जैसा है चलो, क्योंकि बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाना उसका, यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ भोजन की व्यवस्था कहाँ करूँगा, रहने की कहाँ करूँगा। तो हमने एक विचार लाया कि हम यहाँ पे अन्नपूर्णा सेवा न्यास में लगभग 250 से 300 लोगों का भोजन प्रतिदिन बनाकर, हमारा एक वाहन है प्रसादम वाहन के थ्रू सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल, बाद में जो हॉस्पिटल के अन्य क्षेत्र हैं, जैसे गुप्ता हॉस्पिटल का सामने का एरिया हो गया, डॉक्टर चौड़िया साहब के वाला जो अस्पताल है वो क्षेत्र हो गया, ऐसे 3-4 जगह पे हम अपनी गाड़ी पहुंचाते हैं, जहां पे वो जन सामान्य सभी के लिए है। लेकिन हमारा चूँकि उद्देश्य ये है कि जो मरीज के साथ लोग आए हैं वो इन चीज़ों के लिए कहीं पर परेशान नहीं हो, उनको कम कीमत पे, काफ़ी नाम मात्र की 15 रुपये की शुल्क पे हम बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी का, जैसा आप और हम घर में भोजन करते हैं वैसा भोजन उपलब्ध कराते हैं। सामान्यतया भोजन में 6 पूड़ी, एक रसीली सब्जी, एक सूखी सब्जी, और इसके अलावा कभी दाल चावल, और कभी कभी किसी के सहयोग से या हमारे किसी आयोजन वगैरह पे कुछ मिठाई वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें एक थाली में होती है। 15 रुपये में एक थाली वहाँ पे दी जाती है। ऐसे लगभग 250 से 300 थालियाँ दी जाती हैं। तो इस पूरे कार्य को करने के लिए हमारे साथ अन्नपूर्णा सेवा न्यास में लगभग 300 सदस्य हैं, जो तन मन धन
किसी भी प्रकार से अपनी सेवाएं देते हैं। काफ़ी सारे लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, अपनी अपनी सेवाएं जिसके जिम्मे जो कार्य है खुद अपने आगे रह के अपनी जिम्मेदारियां लेते हैं कि मुझे करने दीजिए या मैं करना चाहूँगा। कई लोग अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ पर निरंतर ये प्रोजेक्ट चल ही रहा है। इसके अलावा हमारे पास जल सेवा का एक कार्य है नीमच में, जो जल सेवा समिति है जो रेलवे स्टेशन पे जल सेवा का काम करते हैं, उनके साथ हम मिलकर यहाँ पर कई सारी प्याऊ सेट की हुई है। 25 से ज़्यादा हमारे स्टैंड लगे हुए हैं जहाँ आरओ का फिल्टर्ड पानी पहुँचाते हैं। प्राइवेट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर 2 बड़े सेटअप हैं जहाँ पानी की व्यवस्था होती है। दिव्यांग सेवा का काम भी हमारे द्वारा किया जाता है, जहाँ भी दिव्यांग लोगों को ज़रूरत होती है। ट्राईसाइकिल है, कुछ सपोर्टिव इक्विपमेंट्स हैं। ट्राईसाइकिल के ऊपर हुड का एक कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ नीमच शहर में है, वो भी अन्नपूर्णा सेवा न्यास की तरफ से प्रारंभ किया गया। सेवा की ये प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहेंगी नवीन भैया। कुछ और नई चीज़ें आएंगी, समय अनुकूल हमें पता चलेगा तो हम उन चीज़ों के लिए भी तैयार रहते हैं। हमारा माइंडसेट हमेशा कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का, कुछ सुधार करने का रहता है। और आप सभी सदस्यों से आपको मैं मिलाता हूँ, अभी हमारे सभी सदस्य भी यहाँ साथ में हैं। जब हम उनसे मिलेंगे तो आप देखेंगे कि सभी कुछ न कुछ करने को उत्सुक रहते हैं। निरंतरता है, नए नए लोग लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। पारस भैया, अक्सर ये कहा जाता है कि आप पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं, पूरी समिति को चलाने वाले आप हैं, तो क्या कहेंगे इससे? जिस तरीके से लोगों की जिज्ञासा है, कभी आप कैमरे पे नहीं आते हैं, कभी आप मीडिया में नहीं आते हैं, तो आपको पर्दे के पीछे का खिलाड़ी माना जाता है, इसे लेकर क्या? नहीं नवीन भैया, ऐसा कहना मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर ऐसा कहा जाए तो हम 250-300 लोग अगर हैं तो 300 पर्दे के पीछे ही हैं, कोई भी सामने नहीं आता। सबको सामने आके सिर्फ ये देखना रहता है कि किसी भी तकलीफमंद व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। एक गिलास कोई पानी पी के संतुष्ट होता है, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट नज़र आती है, तो वही सब कुछ है। बस ये सब चीज़ें तो हमें कहीं से भी नज़र आती है, उसमें कोई पर्दे की परिभाषा हमारी है नहीं कि हम आगे रहें या पीछे रहें। सेवा का कार्य है और सेवा ही संतुष्टि है। पारस भैया, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि इतनी बड़ी समिति आपने बना दी, इतने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो किस तरीके से सुबह में टाइम निकालना है, सब लोगों को यहाँ पे आना है, फिर भोजन बनाना है, फिर भोजन वो पैकेट तैयार करके वहाँ तक पहुँचाना भी है आम जनता तक, तो कितनी बड़ी चुनौती भी है जो है सुबह से रहती है आप लोगों के सामने, क्योंकि खुद का काम भी रहता है। कई बार ऐसा रहता है परिवार है तो परिवार के लोगों को भी सेट करना, बच्चों को स्कूल भेजना, तो एक जनसेवा भी करनी है, परिवार भी चलाना, फिर व्यापार भी करना, तो एक बड़ी चुनौती ये भी है। इसे कैसे फेस करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है नवीन भाई। देखिए, हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, परिवार, व्यापार और समाज, सभी में हमें तालमेल रखना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ परिवार या व्यापार में ही इतने व्यस्त रहते हैं, समाज के लिए समय नहीं निकाल पाते। समाज के लिए बहुत ज़्यादा समय निकालने लगे तो संभव है कि परिवार और व्यापार पे उनका असर आए। तो कहीं ना कहीं एक मानवीय पहलू देखा जाए तो परिवार, व्यापार और समाज तीनों में हम तालमेल बिठा के चलेंगे तो शायद जीवन में काफ़ी अच्छा संतुलित व्यवस्थाएं होती। तो लगभग हमारे सभी सदस्य यही सोच लेके चलते हैं, अपनी अपनी सुविधा से वो समय निकालते हैं। किसी के पास सुबह के समय थोड़ी सी सुविधा रहती है, उस समय वो आ जाते हैं। कोई दिन में भी काम करते हैं, कुछ लोग शाम के समय अपनी सेवाएँ देते हैं, कल की तैयारियाँ करते हैं। कुछ लोग कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए वर्किंग करते हैं, जैसे आगे हमारे मेडिकल कैंप्स आने वाले हैं तो आज काफ़ी कैंप की तैयारियों में लगे। तो सभी अपने अपने समय से, अपनी अपनी अनुकूलता से, सिर्फ इसी सोच के साथ कि भाई समाज के लिए भी मुझे कुछ समय निकालना है, आज मेरी भी कुछ भागीदारी समाज में होनी चाहिए, तो उस भागीदारी को देने के लिए अपना अपना समय निकालते हैं। और हमारा आपस में सामंजस्य इतना अच्छा है कि अब सभी अपने अपने समय पर जिम्मेदारियाँ संभाल लेते हैं। पारस भैया, एक सवाल और ये बनता है कि किस तरीके से आपके मन में ऐसा भाव है कि समाज सेवा करनी चाहिए, इस तरीके से समिति का एक गठन करना चाहिए और एक सेवा करनी चाहिए, ऐसा कुछ विचार या परिवार से कुछ आपको, परिवार के पापा से कुछ विचार ऐसे मिले हों? किस तरीके से आपने शुरुआत की इसको? देखिए, ये वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन हमेशा सभी जगह, सभी परिवारों में, सभी जगह मिलता है, और ईश्वर की भी कृपा रहती है। एक सोच, हमेशा विचार मन में आता है कि कहीं ना कहीं जो जिसको ज़रूरत है वहाँ तक कुछ पहुँचा दिया जाए। कोई दुखी परेशान हो रहा हो, वहाँ हम छोटी सी मदद कर दें। करते हम नहीं हैं, ईश्वर हमारे माध्यम से करवाने चाहते हैं, इसलिए हमारे को ये विचार आता है। और हम यही मानते हैं कि प्रभु इच्छा है, वो हमारे माध्यम से पूरी करवाना चाहते हैं। आज कल किसी और के माध्यम से, परंपराएं हमसे पहले भी चल रही थी, आगे भी चलती रही। पारस भैया, आप समाज सेवा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कभी कि राजनीति भी आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए? ऐसा कुछ आपके मन में विचार कभी आए हैं कि आप समाज सेवा इतनी बड़ी स्तर पर कर रहे हैं तो एक राजनीति ज्वाइन कर ली जाए? देखिए, राजनीति में भी जहाँ तक सेवा होती है तो सेवा तो बहुत अच्छा परिप्रेक्ष्य है, लेकिन वर्तमान काल में तो ऐसा लगता नहीं है कि राजनीति का स्वरूप काफ़ी बदल गया है। तो व्यवहारिक रूप से मैं अभी तो राजनीति में दखल नहीं देना चाहूँगा। जो लोग कर रहे हैं मैं उनसे ही अपेक्षा करूँगा कि वो सर्वश्रेष्ठ करें, सेवा करें, उनसे अधिक से अधिक लोगों को राजनीति के स्वरूप से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाएं। और उनके जिम्मे तो समाज से आगे देश तक की जिम्मेदारी होती है, उसे वो अच्छे से पूरा करें।
आप भी युवा हैं तो आप समाज सेवा हो या फिर राजनीतिक पार्टी हो, किस तरह का मैसेज युवाओं को देना चाहिए कि अधिक से बढ़ के जो है, अगर ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पर युवाओं को आना चाहिए और समाज सेवा करनी चाहिए? बिल्कुल सही प्रश्न है। देखिए, युवा एक ऐसा शब्द है जिसकी एक विस्तृत परिभाषा हो सकती है। हमारे समाज में एक युवा काल हम मानते हैं कि लगभग 17-18 साल के बाद से जो बच्चे होते हैं वो युवा की उनमें एक ऊर्जा होती है, कुछ नया कर पाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम फिर उसी परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं, परिवार, फिर व्यापार, फिर समाज। क्योंकि परिवार आपको मजबूती देता है, व्यापार आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाता है, और समाज आपके लिए फिर सब कुछ होता है, जो आपके लिए बाकी की सारी चीज़ों की पूर्ति करता है। तो तीनों का संतुलन बनाना आता है। तो युवाओं के लिए सबसे पहले छोटी उम्र में उन्हें अपने परिवार और व्यापार के सेट करने के साथ साथ ये विचार हमेशा रखना चाहिए कि जैसे ही समय मिले, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, उनका कैरियर जैसे जैसे आगे बढ़े, जब उनके पास सुविधा हो, थोड़ी सी फाइनेंशियली वो ठीक हो, उनको कंफर्ट हो, परिवार उनका सेट हो, तो उन्हें कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेदारियां लेनी चाहिए किसी भी स्वरूप में। बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं समाज सेवा के, किसी भी स्वरूप में सामाजिक जिम्मेदारियां लें, उनके आगे बढ़ाएं, अपने से जो वरिष्ठ हैं उनका मार्गदर्शन लें। इस तरह से चीज़ें बढ़ेंगी तो सभी लोग जुड़ना चाहेंगे, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये थे पारस भैया जिनसे हमने बात की है, और खासकर बात की है किस तरह की सेवाएं की जा रही है। आप टीम देख सकते हैं, पूरी टीम यहाँ पर बैठी है। जिस तरीके से आप पूरा हम बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भोजन तैयार होता है। खासकर देख सकते हैं कि आप अन्नपूर्णा सेवा न्याय जल सेवा संकल्प जिस तरीके से लगातार यहाँ किया जा रहा है, बैठ के जन सेवा पहुँचाई जा रही है। तमाम कार्यकर्ता सदस्य यहाँ पर मौजूद है। ये था अब तक का अपडेट। सिर्फ अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।